अब हम बात करें कुछ थ्योरी पार्ट की जो लास्ट में है आपके इस चैप्टर में। कुछ एक चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। पहला, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंस देना है, मतलब हम प्रेफरेंस किसको देंगे? कंपनी के पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं जो चाहते हैं कि कंपनी उन्हें शेयर दे। तो अगर कंपनी उन्हें प्रेफर करके शेयर दे देती है, मतलब आइडेंटिफाई करती है कुछ एक लोगों को, और उन आइडेंटिफाइड लोगों को, प्रमोटर भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, कोई भी, इन आइडेंटिफाइड पीपल को अगर हम प्रेफरेंस शेयर देते हैं, एक्चुअली कोई भी शेयर देते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अंडरस्टूड? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है? प्रेफर किया है लोगों को, आइडेंटिफाई किया है जिनको हमारे शेयर चाहिए, कंपनी के शेयर चाहिए, सिर्फ उन्हीं के लिए हम ये इशू कर रहे हैं, उन्हीं को ही दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ओके, नेक्स्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। अगेन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, सिलेक्टेड लोगों को ही देना है, सिलेक्टेड। अब ये सिलेक्ट कैसे करोगे? कैसे करोगे सिलेक्ट? हम कुछ कंडीशंस कह सकते हैं कि भैया ये कंडीशन आप पूरी कर लेते हो तो आपको ये शेयर मिलेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? हम स्पेसिफाई करेंगे कंडीशन। ओके, ये कंडीशन आपने फुलफिल कर ली तो आपको ये प्राइवेट प्लेसमेंट मिल जाएगा। हाँ, इनकी एंट्री तब होती है जब पैसा मिलता है। अगेन, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। अब आप सोचोगे ये प्रेफरेंशियल और ये सिलेक्टेड में क्या डिफरेंस है? प्रेफरेंशियल हमारे नोन में होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल में भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, मैंने बताया प्रमोटर्स हो सकते हैं, वो सब। लेकिन ये कौन से लोग हैं? जो कंपनी कुछ एक कंडीशंस दे रही है उस पर्टिकुलर शेयर को इश्यू करने के लिए, वो कंडीशन जो सिलेक्टेड पीपल फुलफिल कर लेते हैं उनको ये इशू कर देगी, कंपनी शेयर इशू कर देगी। उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। अगर कैश आ रहा है तो एंट्री तो करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कैश आ रहा है तो एंट्री करनी है। अब ये आता है आपका नया वाला एक पर्टिकुलर थ्योरी है। पहले इसकी प्रैक्टिकल भी करते थे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं आता है अभी, इट्स ओनली द थ्योरी पार्ट, इट्स ओनली द थ्योरी पार्ट। नाउ ESOP, ESOP क्या है? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब मुझे इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मेरे एम्प्लॉयज़ को मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि मेरे शेयर ले लो। क्या एम्प्लॉयज़ ले लेंगे ऐसे ही? कुछ तो ऑफर देना पड़ेगा मुझे। यस, मुझे मार्केट प्राइस से अपने शेयर को कम दामों में देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये आती है मेरी स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी शेयर कैटेगरी के अंदर। स्वेट इक्विटी जो है पार्ट वो बहुत बड़ा है, बट ये उसी का पार्ट है। स्वेट इक्विटी का मतलब ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमें इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना, इनके लिए कुछ करना है। हम क्या कर सकते हैं? कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी उन्हें शेयर दे सकती है कम प्राइजेस में, मार्केट प्राइस से कम प्राइजेस में। अगेन इसके लिए मुझे ध्यान रखना है कौन कौन लोगों को, या फिर हम कैसे, क्या सभी एम्प्लॉयज़ को दे देंगे? क्या हम सभी एम्प्लॉयज़ को दे देंगे? क्या कंपनी चूज नहीं करेगी कि किस किस को देना है? अगर कंपनी कहती है सभी एम्प्लॉयज़ को देना है तो जो सेम क्लास मतलब हम क्या करें? ऑफ शेयर इशूड, मतलब आप जो शेयर इशू कर रहे हो ऑलरेडी आपने इशू कर दिए हैं, शेयर इशूड ऑलरेडी जो हो चुके हैं ऑलरेडी, उसी में से ही आपने क्या किया? कुछ पार्ट अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया कि अगर एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं तो आपके लिए थोड़े कम दामों में आपको शेयर मिल जाएगा। हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है, ठीक है। शेयर इशू कर रही है पब्लिक को, उसमें से कुछ एक पार्ट दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, ये कर सकती है। सेम क्लास जो शेयर ऑलरेडी इशू किए हैं उसके अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया। या फिर कंपनी क्या कर सकती है? स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर सकती है। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या करेगी कंपनी? स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या करेगी कंपनी? एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाएगी जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, किस कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को आप देना चाहते हो वो शेयर, कैन बी डायरेक्टर, कैन बी अदर एम्प्लॉयज़, आपको पता आपका कौन सा क्लास को आप देना चाह रहे हो वो स्पेसिफाई करो, ठीक है। प्राइस ऑफ द शेयर वो स्पेसिफाई करो। तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को स्पेसिफाई करके भी आप शेयर को इशू कर सकते हो। अगेन सेबी की गाइडलाइन के अंडर ही आप इशू करोगे, सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से ही आप हमेशा इशू करने वाले हो, ठीक है।
तो सेबी गाइडलाइन के अंडर ही आपको ये ESOP यानी कि आप जो एम्प्लॉयज़ को देने वाले हो शेयर्स, वो इसके अंडर ही आप कर सकते हो, बताना पड़ेगा। नाउ ये सारे टर्म्स हैं, हमें ध्यान रखने हैं, ये सारे टर्म्स इसी से रिलेटेड हैं। पहला ग्रांट। ग्रांट मतलब क्या? ऑब्वियसली जब कंपनी सोचेगी कि मुझे ये ऑप्शन देना है एम्प्लॉयज़ को, ये ऑप्शन देना है, तो ग्रांट है ना। ग्रांट वर्ड का मतलब क्या होता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं। जिस दिन, जिस डेट पे हम ये ग्रांट को इशू करने वाले हैं, जिस डेट पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को बताने वाले हैं कि आपके लिए ये ऑप्शन है, तो ग्रांट डेट आप ये ग्रांट ले सकते हो। ठीक है। वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या? दे हैव टू इन्वेस्ट, है ना। दे हैव टू इन्वेस्ट मतलब हमें उसके अंदर उनको बताना पड़ेगा। ये वेस्टिंग का मतलब है प्रोसेस। वेस्टिंग मतलब एक प्रोसेस है बाय विच दे हैव टू फुलफिल सम कंडीशंस। हमारी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय है जो नया नया आया है, 2 महीने भी नहीं हुए, क्या उसे आप ये ऑप्शन दे दोगे? नहीं ना। तो कुछ एक कंडीशंस तो पुट करोगे। वो कंडीशंस को जब वो पूरा फुलफिल कर लेगा और फिर वो उस पर्टिकुलर ESOP को ले सकता है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वेस्टिंग। ओके। देन वेस्टिंग डेट। किस डेट से आपका वो कंडीशन स्टार्ट होगा या कौन से डेट पे आपका कंडीशंस फुलफिल हो चुके हैं। आपके जिस दिन पे आपके डेट, जिस पर्टिकुलर डेट पे आपके कंडीशंस फुलफिल हो चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग डेट। ओके। देन वेस्टिंग पीरियड। अगेन जिस पीरियड के अंदर आप, जब आपको पता है कि मेरी कंडीशन है कि मुझे 5 साल इस कंपनी के अंदर पूरे करने हैं, तो ही मैं ये ESOP ले सकता हूँ। ठीक है। तो ये जब ग्रांट हुआ, जो डेट ऑफ ग्रांट है, जब ये इशू करने को कंपनी बोल रही है, वहाँ से लेकर जब आप अपनी कंडीशन फुलफिल करोगे, जब आप कंपनी ने बोला कि मैं इशू करने को तैयार हूँ बट आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है, जब तक आपने वो कंडीशन फुलफिल की, उसके बीच का जो गैप है, दैट इज वेस्टिंग पीरियड। ओके, दैट इज वेस्टिंग पीरियड। देन आता है एक्सरसाइज। यही है एक्सरसाइज। तो क्या होता है? वही प्रोसेस। आप अप्लाई करोगे, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करोगे, यानी कि ESOP के लिए, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तो आप एक्सरसाइज करोगे, मतलब आप अप्लाई कर रहे हो। इसमें भी ऐसा नहीं है कि कंपनी सारे ही एम्प्लॉयज को दे रही है या कंपनी बोल रही है कि सारे के सारे एम्प्लॉय ले लो। नहीं, जिसको लेना है लो, जिसको नहीं लेना है मत लो। तो उनको एप्लीकेशन तो देना पड़ेगा ना, तो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज पीरियड में क्या होगा? उनकी एप्लीकेशन जाएगी, वो देखेंगे कंडीशन फुलफिल्ड है, सब कुछ प्रॉपर है, तब वो आपको आगे ग्रांट कर देंगे, है ना, आपको इशू कर देंगे अपने शेयर्स को। सो वो जिस प्राइस पे, एक्सरसाइज प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे आपको वो शेयर इशू करेंगे, दैट मीन्स जो कंपनी जिस प्राइस पे शेयर इशू करेगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सरसाइज प्राइस। अब एक सिंपल सी बात समझना, मैंने अभी बताया कि एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंडर हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयज को कम पैसे में शेयर दे रहे हैं, है ना। तो मान लो अगर 100 रुपीज़ का शेयर है, कंपनी उन्हें बोल रही है मैं 50 रुपीज़ में देने को तैयार हूं, तो ये 50 रुपीज़ ही आपका एक्सरसाइज प्राइस है कि कितने रुपए में आपको वो शेयर लेना है, कितना देना पड़ेगा। देन लास्ट, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो आपको कितने वैल्यू का फायदा होगा, कितना गेन होगा। चलिए बताइए, 100 का है एक शेयर, 50 में मिल रहा है, तो आपको बेनिफिट कितने का हो रहा है? कितने का? 50 रुपीज़ ना। बेनिफिट कितने का हो रहा है? 50 रुपीज़ का। यही बेनिफिट आपका वैल्यू ऑफ शेयर है या वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। ठीक है, तो आपके लिए तो उतने रुपए बच गए। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इस ऑप्शन को लेने का वैल्यू है ये 50 रुपये, 50 रुपीज़। समझ आया? सो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या है? कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ को कम पैसे में शेयर इशू करती है, बट सबको नहीं। अगेन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। करेगी, जितने रुपए में भी करेगी, फ़ायदा अपने एम्प्लॉयज़ को होने ही वाला है। ठीक है, ESOP, दैट इज़ अगेन आपको ये सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। इट इज़ अंडर स्वेट इक्विटी। आपका ESOP का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो स्वेट इक्विटी के अंडर आता है, मतलब ये बड़ा कंसेप्ट है, ये बड़ा कंसेप्ट है। देन आपको देखना पड़ेगा आप कैसे करना चाह रहे हो इशू, आपके ऊपर है। सभी की गाइडलाइन फुलफिल करनी ही होगी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है आपकी मर्जी, नहीं करना है सेम क्लास में जैसे आप नॉर्मली शेयर इशू कर रहे हो उसी में देना चाह रहे हो, आपकी मर्जी। फिर आपको ये सारी टर्म्स ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने कर लिया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, एंड देन वी हैव डन
ESOP, ये हमारा लास्ट टॉपिक था शेयर का। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार देख लो, समझ आ जाएगा। चलिए, अब हमने लास्ट वाले में वीडियो में देखा कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है और कैसे एडजस्टमेंट के साथ कॉल्स इन एरियर आया था। अब जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन एरियर भी है, बट मैंने प्रो राटा को थोड़ा साइड कर दिया है ताकि एडजस्टमेंट ना करना पड़े, समझ में आए पहले कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर को हम कैसे आगे लिखेंगे, कैसे उनको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अब एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, जिसने मार्केट के अंदर 2 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू किया है। इसका फेस वैल्यू है ₹10, फेस वैल्यू है ₹10, जिसे हम 4 पार्ट में मांग रहे हैं, 4 पार्ट में 3, 2, 3, 2, ओके, 3, 2, 3, 2, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट, यानी कि कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों हैं। अरियर मतलब कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसने पे ही नहीं किया। ठीक है भाई, एक मिस्टर वाई हैं जिनकी होल्डिंग है 10,000 शेयर्स। होल्डिंग का मतलब होता है अलॉटेड बेसिकली। अगर प्रो राटा में जा रहे हो तो होल्डिंग का मतलब होता है अलॉटेड, तो आपको एप्लीकेशन अप्लाइड वाला निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ज़्यादा शेयर आया ही नहीं। 2 लाख इशू किए, 2 लाख ही सब्सक्राइब्ड हो गए, तो इसीलिए हम प्रो राटा एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इसमें। ओके, नाउ ये जो मिस्टर वाई हैं जो 10,000 शेयर होल्ड कर रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल नहीं पे की, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल नहीं पे की। ठीक है, अब एक मिस्टर वाई भी हैं, सॉरी मिस्टर एक्स भी हैं। ये मिस्टर एक्स जो हैं जिनके पास 6,000 शेयर्स हैं, ही इज होल्डिंग 6,000 शेयर, इन्होंने फर्स्ट कॉल में ही प्लस करके दे दिया सेकेंड कॉल। ठीक है, तो सेकेंड कॉल भी उन्होंने साथ में दे दी कि भाई बाद में कौन देगा, चलो भाई सेकेंड कॉल साथ में दे देते हैं, तो उन्होंने सेकेंड कॉल हमें साथ में दे दी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एडवांस हो गया और अरियर भी हो गया, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले नॉर्मल एंट्री जो हम करते ही हैं, पहले बनाएंगे फॉर्मेट। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। पहला डेट कॉलम, पता है ना सबको, याद है डेट कॉलम। ठीक है, फिर आता है मेरा थोड़ा सा बड़ा पर्टिकुलर्स। ओके, नेक्स्ट आता है LF, लेजर वॉल्यूम, डेबिट, एंड देन वी हैव क्रेडिट। ओके, हमने ये वाला कर लिया फॉर्मेट। पहले एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की। यहाँ पे अभी बताया गया कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो सॉर्टेड है, कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम। सॉर्ट ना तो प्रीमियम मंगा रहे हैं ना तो कुछ। नॉर्मल एंट्री लिखेंगे। पहले डेट ऑफ रिसिप्ट ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें मनी रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन का, एज वी डिस्कस स्टडीड इन द लास्ट क्वेश्चंस ऑल्सो। सो यहाँ पे बैंक में पैसा आएगा टू शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट। ओके, सो कितना रिसीव हो रहा है, 2 लाख इंटू 3, 2 लाख इंटू 3, सो अमाउंट वी आर रिसीविंग 6 lakh. Okay, we got 6 lakh here, 6 lakh here. चलिए फिर नरेशन क्या लिखेंगे आप, नरेशन बीइंग, और लिखना है तो ठीक, नहीं लिखना है तो भी ठीक, बीइंग वर्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहां आप क्या लिखोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चलिए सेकेंड, इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर करें, डेट ऑफ अलॉटमेंट,
share application account debit to share capital. Okay, we are transferring the money into capital account. Simple. 6 lakh 6 lakh. Okay, चलिए we do for now again narration ध्यान रखनी है. being application money transferred. चलिए the next. date of allotment due. अब हम allotment मांग रहे हैं. ठीक है. share allotment account debit. हम allotment के पैसे मांग रहे हैं. to share capital. कितना मांगे? 2 लाख इंटू 2. हमने मांगे 4 लाख. here also. ओके, ये हमारी हो गई अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री. तो आप लिखोगे अलॉटमेंट मनी ड्यू. allotment money due. ओके, allotment money due. अब पैसे आएंगे बैंक में. दैट इज रिसिप्ट. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ allotment. allotment का पैसा आएगा. अब ये सिंपल वाली एंट्रीज ही चल रही हैं. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. कितना आ गया? 4 लाख. एंड हियर ऑल्सो 4 लाख. यस. सो हियर विल राइट being or allotment money due. Sorry, we received here na. So we'll write allotment money received. Okay, allotment money received. चलिए, ये तो मेरा allotment तक हो गया. अब आता है मेरा मेन पार्ट. अब आता है जहाँ पे मुझे देखना है क्या कि कंपनी को कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस क्या हुए हैं. ठीक है, वापस से फॉर्मेट बनाते हैं फॉर कॉल. ठीक है, दोनों कॉल्स के लिए एक बार देखते हैं कैसे लिखना है, क्या करना है. चलिए, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. डेट, particulars, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. चलिए, अब क्या करेंगे हम? अब कॉल मनी को ड्यू करेंगे. क्या करेंगे? कॉल मनी को ड्यू करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, क्योंकि इसके बाद ही हमारे पास कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस आ रहे हैं. चलिए, डेट ऑफ कॉल मनी ड्यू. डेट ऑफ कॉल मनी ड्यू. इसमें हम क्या मांग रहे हैं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ओके. अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है, कॉल्स इन अरियर है या कॉल्स इन एडवांस है, दोनों ही चीज रिसिप्ट में पता चलती है कि हमें कितना पैसा मिला, ज़्यादा मिल गया कि कम मिल गया. इसलिए बैंक की एंट्री में ही कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस आते हैं. कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर दोनों बैंक की एंट्री में आते हैं. ध्यान रखना रिसिप्ट के टाइम पे. सेकेंड, अगर आप प्रीमियम मांग रहे हो तो प्रीमियम हमेशा ड्यू में होता है. कभी भी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि ऑब्वियसली मांगोगे तो मिलेगा ना, तो मांगने वाली एंट्री में प्रीमियम दिखाते हैं. ध्यान रखना, ड्यू जब होता है तब प्रीमियम दिखाते हैं. कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस रिसिप्ट यानी कि बैंक वाले अकाउंट में, बैंक वाली एंट्री में दिखाते हैं. चलिए, कितना मांगना है? 2 लाख इंटू
3, 2 लाख इंटू 3, सो आ गया 6 लाख. वी आर आस्किंग फॉर 6 लाख. हियर ऑल्सो 6 लाख. नाउ अब पैसे रिसीव होंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल. अब हम शेयर फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव करने वाले हैं. जब हम रिसीव करते हैं तो बैंक एंट्री आती है, उस बैंक एंट्री में हम कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस डालेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब बैंक में जो पैसा आ रहा है वो. अब हमें कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस लिखना है. कॉल्स इन अरियर कहाँ आता है? डेबिट में. तो हम पहले से ही लिख देते हैं कॉल्स इन अरियर्स. ठीक है, कॉल्स इन अरियर. ओके, तो पहले से आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट डाल दिया. नेक्स्ट, अब हमें समझना है नेक्स्ट क्या है हमारा, कहाँ से पैसा आ रहा है. वी आर रिसीविंग शेयर फर्स्ट कॉल, तो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल. ओके, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यहाँ पे. उसके बाद हमारी एक और एंट्री आएगी related to share, that is related to calls in advance. Very good. So that is 2 calls in advance. Okay, that is calls in advance. चलिए अमाउंट देखते हैं. अमाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कितना मांगा हमने फर्स्ट कॉल में? 6 लाख. ठीक है, अब ये 6 लाख में से कितना एक्स्ट्रा आया और कितना नहीं आया उसका कैलकुलेशन करते हैं. चलिए यहाँ अगर हम देखते हैं 6 लाख रुपीस हमने मांगे थे. ठीक है, अब एक शेयर होल्डर है वाई जो 10,000 के फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों नहीं दे रहा है. 10,000 इंटू 3 मतलब उसने 30,000 नहीं दिए हैं, तो वो 30,000 माइनस हो जाएंगे. ठीक है, फिर ये जो मिस्टर एक्स है उसके 6,000 शेयर के पे उसने सेकंड कॉल भी दे दी है. मतलब उसने अपना अलॉटमेंट जो 6 लाख के अंदर है वो तो दिया ही है, तो उसमें माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है. उसने एक्स्ट्रा क्या दिया है? सेकंड कॉल, तो उसको ध्यान देना है हमें इसमें ध्यान रखना है. फर्स्ट कॉल का अमाउंट जिस पर्सन ने दे दिया, साथ में सेकंड दिया है, फर्स्ट कॉल दे दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो 6 लाख में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. सेकंड कॉल एक्स्ट्रा दिया है, तो सेकंड कॉल 6,000 इंटू 2, 6,000 इंटू 2, तो ये हो गए 12,000. ठीक है, 6,000 इंटू 2. ओके, तो हमारा 12,000 हमारा ऐड हो गया. अब 60 माइनस 30, 5,70,000. 5,70,000 प्लस 12, 5,82,000. तो हमारे बैंक में कितना रिसीव होगा? हमें 5,82,000 हमें रिसीव हुआ है. कॉल्स इन अरियर कितना नहीं मिला? 30,000. हमें 30 नहीं मिला. फर्स्ट कॉल में मांगा कितना था? 6 लाख, पूरा 6 लाख मांगा था. देन कॉल्स इन एडवांस कितना एक्स्ट्रा आया है? दैट इज 12,000. ओके, दैट इज 12,000. तो दिस इज माई शेयर फर्स्ट कॉल. नरेशन लिखना नहीं भूलना है. बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड विद कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस. ठीक है, अब सेकेंड कॉल की बात करते हैं. सेकेंड कॉल में अब एडवांस मिला हुआ है तो ऑब्वियसली वो वाला अमाउंट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो एडवांस मिला हुआ वो अमाउंट नहीं मिलेगा. हम इस कॉल्स इन एडवांस को ख़त्म कर देंगे वहाँ पर, मतलब हमने ये होल्ड किया पैसा. ठीक है, हमने होल्ड एडवांस में किया है. जब सेकेंड कॉल आएगी तो उसको खाली भी करेंगे, ये अकाउंट को हम डेबिट भी करेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए मेरा अकाउंट. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेट ऑफ कॉल ड्यू. कॉल ड्यू, हम ड्यू करने वाले हैं कॉल. यहाँ पे ड्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट. शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. टू शेयर कैपिटल. ठीक है, तो कितना? 2 लाख इंटू 2. वी आर आस्किंग फॉर 4 लाख. ओके, वी आर आस्किंग फॉर 4 लाख. सेम हियर 4 लाख. ठीक है, 4 लाख के लिए मांग रहे हैं. अगेन
बीइंग सेकेंड कॉल अमाउंट ड्यू, बीइंग सेकेंड कॉल अमाउंट ड्यू। लास्ट आता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल। अब ये हमें पैसा मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पे हम खाली करने वाले हैं अपना कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, खाली करने वाले क्योंकि वो तो मिल चुका है हमें। यहां पे एक और प्रॉब्लम भी है, सेकेंड कॉल में जो फर्स्ट वाई वाला पर्सन था उस वाई ने सेकेंड कॉल भी नहीं पे किया। इसका मतलब सेकेंड कॉल में ये एडवांस तो खाली होगा, साथ में कॉल्स इन अरियर भी आ रहा है। तो यहां हम लिख रहे हैं कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, देन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, उसको भी हम खाली कर रहे हैं, टू शेयर सेकेंड कॉल, अकाउंट। ओके, तो हम आपका अब इसका अमाउंट देखेंगे, ठीक है, कितना आ रहा है, कितना मांगा हमने थिंक अबाउट, कितना मांगा हमने, 4 लाख। 4 लाख में से कॉल्स इन एडवांस कितना आ चुका है, 12, ठीक है। 4 लाख माइनस 12 कर लो, कितना हुआ, 3,88,000। 3,88,000 आना चाहिए था। उस 3,88,000 में ये 10 इंटू 2 भी नहीं आया, ये 10,000 वाले पर्सन ने सेकेंड कॉल भी पे नहीं किया, 10,000 इंटू 2 यानी कि 20 भी नहीं आया। 3,88,000 माइनस 20, द अमाउंट इज 3,68,000। एक बार कैलकुलेशन देख लो अगेन, 4 लाख मांगे जिसमें से 12 आ चुका है, तो 3,88,000 आना चाहिए था। इस 3,88,000 में ये 20 भी नहीं आया, 10 इंटू 2 नहीं आया है, 3,68,000 आया। कितना नहीं आया, कॉल्स इन अरियर 20, ठीक है। कितना हमारे पास था एडवांस, 12, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, दैट इज 4 लाख। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ, जब आपका कॉल्स इन अरियर एडवांस साथ में आ जाए, कैसे आप उस एडवांस को खाली करोगे, अगर अरियर उसमें भी है तो आप कैसे लिखोगे। लास्ट में अगेन नरेशन लिखना मत भूलना, बीइंग सेकेंड कॉल अमाउंट ड्यू और रिसिप्ट, ठीक है, यहाँ ड्यू था, यहाँ रिसिप्ट हो जाएगा। समझ आ गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल में अरियर एडवांस दोनों हैं, अरियर डेबिट में, एडवांस क्रेडिट में, ठीक है। सेकेंड कॉल में अरियर एडवांस दोनों हैं, बट यहाँ एडवांस रिसीव नहीं है, एडवांस को खाली कर रहे हैं, इसका एडवांस है वो, तो उसको एडवांस अकाउंट हमारा खत्म हो गया, यहीं पे दिख रहा है, ये क्रेडिट भी है डेबिट भी है, तो मेरा अकाउंट निल हो गया। हाँ, अरियर में अभी भी चल रहा है, उस अरियर को कहाँ खाली करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी।